हाँ जी, हैं कोई बुक्स किसी के पास के? कोई नहीं हालात। पेज 2 निकालें अगर बुक है किसी के पास। दिखा हुआ फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जी। पीडीएफ है, कुछ और पेज हो सकता है, मुझे नहीं पता उसका क्या होगा। 1.1 निकालें, कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एग्जाम्पल 1 नजर आ रही है, मिस्टर जाहिद वाली। अच्छा, अब सिंगल मेंबर कंपनी भी बन सकती है। सिंगल मेंबर कंपनी का कॉन्सेप्ट 2003 में आया था, यूके में भी उसी वक्त आया था, तो उसको एज इट इज हमने यहाँ पे भी अडॉप्ट कर लिया कि सिंगल पर्सन भी एक कंपनी फॉर्म कर सकता है। अब ये एग्जाम्पल देखें कि जी, सपोज मिस्टर जाहिद सेटअप ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। सिंगल मेंबर कंपनी के लिए एसएमसी लिखना जरूरी है। विद 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना कैपिटल बनेगा? 1 लाख। मिस्टर जाहिद द इंडिविजुअल एंड एबीसी SMC Private Limited, the company for the purpose of law, would be 2 separate persons. Both would have separate legal existence. हालांकि तमाम चीज़ें इसकी अपनी हैं, तमाम इन्वेस्टमेंट इसकी अपनी है, लॉ की नज़र में ये 2 सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं। मुझे ये बताएं कि कंपनी ने, जब हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की बात करते हैं, टेंजिबल चीज क्या होती है जिसको आप फील कर सकते हो? वो कंपनी जो है वो खुद एक्ट करेगी या थ्रू नेचुरल पर्संस एक्ट करेगी? नेचुरल पर्संस। अगर कंपनी ने क्रेडिटर्स के पैसे पे नहीं किए तो एक्चुअल में किसने नहीं किए? नेचुरल पर्संस ने नहीं किए। लेकिन इल्जाम किसके ऊपर आ रहा है? कंपनी के ऊपर आ रहा है। ठीक है। इंग्लिश लॉ का केस था सैलमन वर्सेस सैलमन। वो शू मैन्युफैक्चरर था, उसने सोल ट्रेडर था, बिजनेस चलाता था शू मैन्युफैक्चरिंग का। उसने एक जनाब कंपनी फॉर्म की और उसमें सारे के सारे शेयर्स थे। चूंकि कंपनी में 3 मेंबर्स की जरूरत थी उस वक्त, तो उसने एक शेयर अपने बेटे को दे दिया, एक शेयर अपनी बीवी को दे दिया, 3 शेयर होल्डर्स हो गए। बाद में वो डिफॉल्ट कर गया। डिफॉल्ट का क्या मतलब? कर्जे अदा करने के काबिल नहीं रहा। क्रेडिटर्स ने कोर्ट में जाके कहा कि भाई साहब, ये जो सैलमन की कंपनी है और मिस्टर सैलमन है, ये एक्चुअल में सेम पर्सन ही हैं। तमाम एसेट्स जो हैं वो तो इसके हैं, तो इसके पास जो दूसरे एसेट्स हैं उनमें से हमारा कर्जा अदा करवाएं। तो उस वक्त लॉ एस्टैब्लिश हुआ था कि भाई मिस्टर सैलमन और उसकी कंपनी 2 सेपरेट पर्सन्स हैं, और आप लोगों ने डीलिंग किससे की थी? कंपनी से की थी। तो कंपनी के एसेट्स में से ही आपको चीजें मिलेंगी, उसके दूसरे एसेट से कुछ नहीं मिलेगा। उससे पहले चूंकि मैंने पहले वाली चीज़ें नहीं पढ़ी, वो इसलिए नहीं पढ़ी कि जी उसमें सोल ट्रेडर की बात की गई है, पार्टनरशिप की बात की गई है, हम कंपनी से रेलेवेंट पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं।
A company is an artificial person where individual people are natural person. Essentially, however, the law treats person in the same way, whether they are artificial or natural. The following are the characteristics of the company as artificial person. Contractual rights and obligations. कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जिस तरह एक नेचुरल पर्सन करता है. जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं. कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के क्या क्रिएट होते हैं? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. वो कैसे? हकूक और फराइज. मैंने किसी से 10 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा है. मेरा राइट क्या है और मेरी ऑब्लिगेशन क्या है, जरा बताएं. इसी तरह उसका भी कोई राइट एंड ऑब्लिगेशन है और मेरा भी कोई राइट एंड ऑब्लिगेशन. इसी तरह कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कंपनी के भी क्रिएट हो सकते हैं. लॉ ने उसको एक पर्सन ट्रीट कर लिया, समझ लिया. जिस तरह एक नेचुरल पर्सन के राइट्स एंड लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशन दोनों वर्ड यूज होते हैं, तो इसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन के भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो सकते हैं. एज ए लीगल पर्सन कंपनी में एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पर्सन, इंडिविजुअल और अदर कंपनीज. Debts and liabilities. If a company incurs a debt, the company itself is liable and its owners are not. यही वाली बात हम कर रहे हैं कि उसके पीछे हमारे पैसे हैं सारे. बेशक इन्वेस्टमेंट हमारी है. इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट लीगली किसकी बन जाती है? कंपनी की. तो जो टैक्स अथॉरिटीज हैं या क्रेडिटर्स हैं वो ओनर्स को सू नहीं कर सकते, बल्कि किसको कर सकते हैं सू? सिर्फ कंपनी को. ओनरशिप ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी. एक कंपनी ओन्स इट्स ओन एसेट्स. ऑल्दो द मेंबर्स own the company, they do not own the assets of the company. The shareholders are simply owners of the share in the company. The company itself is the legal owner of its assets. कल भी आप लोगों को मैंने एग्जांपल बताई थी कि हम तमाम लोग मिलके एक कंपनी क्रिएट करते हैं और अपने अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं. पैसा इन्वेस्ट किया, उससे हमने उसको लिक्विड फॉर्म में पैसा तो नहीं ना रख छोड़ना, उसके लिए हमने बिजनेस करना है कि नहीं करना. कोई हमें बिल्डिंग चाहिए, कोई प्लांट चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है. वो जो पैसा है कन्वर्ट हो जाएगा एसेट्स में. एसेट्स को कौन ओन करेगा? कंपनी करेगी. हमारे हाथ में क्या है चीज मलकियत की? शेयर्स. शेयर होल्डर्स का वो जो सर्टिफिकेट है वो है हमारे पास एक एविडेंस कि भाई हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट है. लेकिन कल को ये कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, टैक्स पे नहीं करती है या और कोई मसाइल आते हैं, तो वो किसको भुगतने पड़ेंगे? कंपनी को. लेकिन ये मसाइल किसकी वजह से आए होते हैं? अक्सर नेचुरल पर्सन्स की वजह से आते हैं. कंपनी तो खुद काम कर ही नहीं रही, उसको डील कौन कर रहा है? उसकी मैनेजमेंट नेचुरल पर्सन्स ही उसके बिहाफ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. अगर डिफॉल्ट करते हैं या पॉलिसीज गलत होती हैं जिसके रिजल्ट में नुकसान होते हैं, तो वो किसकी पॉलिसीज गलत है? नेचुरल पर्सन्स के फैसले गलत है. लेकिन लॉ किसको ट्रीट कर रहा है? वो कंपनी. राइट टू रिसीव फ्रॉम द डेटर्स. कंपनी कर्जे दे भी सकती है, तो कंपनी ने कर्जे रिसीव भी करने. कर्जे ले भी सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकती है, केस कर सकती है, केस डिफेंड कर सकती है. मैनेजमेंट बाय द डायरेक्टर्स. कंपनीज आर मैनेज बाय द डायरेक्टर्स हु
should be members of the company as well with few exceptions। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बगैर मेंबर बने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल CEO, उसका मेंबर होना लाजमी नहीं है। In small companies, the shareholders and directors may be the same individuals, but in large companies, the directors might hold a small portion of shares or even no shares at all। कल आपसे डिस्कशन हुई थी, स्मॉल कंपनीज में हम लोग शेयर होल्डर्स हैं और हम खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बिग कंपनीज में क्या है, हजारों शेयर होल्डर्स हैं, प्रोफेशनल्स बंदे बैठे हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और डिस्टेंस जो है, गैप जो है बिटवीन शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ता आ जाता है। बड़ी कंपनीज अपना पैसा मैनेज करेंगे, हम अपना ही पैसा मैनेज कर रहे हैं, उसमें फ्रॉड का इम्कान कम है कि ज़्यादा है? कम है। जब हमें दूसरे का पैसा मिल जाएगा, हम उतनी एहतियात से उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये समझ लें कि प्राइवेट कंपनीज स्मॉल कंपनीज हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, वो बिगेस्ट कंपनीज हैं। उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा हैं। रेगुलेटरी इदारा कौन सा है? कल आप लोगों को बताया था पाकिस्तान में SECP। उतने चेक्स एंड बैलेंसेस प्राइवेट कंपनीज पे नहीं हैं जितने पब्लिक लिस्टेड पे। कंपनी ने टैक्स पे करना है कि उसके ओनर्स ने टैक्स पे करना? कंपनी ने करना। कंपनी इज पर्सनली लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम। लीगल ऑब्लिगेशंस। If a company breaks the law, it is usually the company itself that is liable, although there are circumstances in which owner or the officers, mainly directors, may be personally liable। कल आप लोगों को बताया था मुझे ये बताएं कि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने का कहीं पे पड़ा है कि पार्टनरशिप रजिस्टर होती है? नहीं ना होती। कंपनी रजिस्टर होती है। कहां पे रजिस्टर होती है? SECP में, रजिस्ट्रार के पास। तो फिर कल आपको बताया था कि जो कंपनी है और ओनर्स हैं, उनके दरमियान में क्या है? वेल है, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। एंड दैट वेल कैन बी पियर्स्ड sometimes if needed in case a fraud is committed by the owners intentionally। pierce का मतलब है काट देना, सुराख कर देना। जब हम इस पर्दे को खत्म कर देंगे तो ये वन एंड सेम पर्सन बन जाएंगे। आम तौर पे इसकी लीगल ऑब्लिगेशन है कंपनी की, इनकी नहीं है जब तक ये वेल है। लेकिन अगर आप इस सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं और उसके थ्रू फ्रॉड करते हैं, टैक्स अथॉरिटीज के साथ फ्रॉड करते हैं, क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड करते हैं, तो उस सिनेरियो में डायरेक्टर्स और ओनर्स कैन बी हेल्ड लायबल। और ये इस डिवीजन को खत्म किया जा सकता। सिर्फ यहां तक याद रखना है, इससे आगे आपके कोर्स में कुछ नहीं बताया गया। इतना सारा कॉन्सेप्ट रख लें, याद ना रख लें, कोई डिस्कशन नहीं की गई। ये मैंने पॉइंट आपको इसलिए बताया है कि उसने एंड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं लीगल ऑब्लिगेशन में कि मेनली डायरेक्टर्स मे बी पर्सनली लायबल।
अच्छा जी, एक और स्टोरी सुन लें जनाब। अब अगर हम इसको कहते हैं कि भाई ये सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, ठीक है, ये 3 लोग इसके डायरेक्टर्स हैं। ये लोग जाते हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए, इसके लिए। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, हु विल बी लायबल, कंपनी और द डायरेक्टर्स? सिंपल सा आंसर है क्या, कौन लायबल होगा? मुझे बताएं, इस आर्टिफिशियल पर्सन ने एक्ट करना है, खुद जाके लोन लेना है, कि किसी नेचुरल पर्सन के थ्रू एक्ट करना है? ये तो नेचुरल पर्सन हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, डायरेक्टर्स विल बी लायबल और द कंपनी विल बी लायबल। कौन लायबल होगा? कंपनी लायबल होगी। लॉ तो यही कहता है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये लायबल है, ये ओनर्स हैं, या मैनेजमेंट उसके गलत कामों के लिए लायबल नहीं होगी। लेकिन गलत काम करता कौन है? इस कॉन्सेप्ट को फॉर एग्जाम्पल फिलहाल भूल जाए। सिर्फ एक मिस्टर ए जो है वो बैंक के पास जाता है और कहता है जी मुझे कर्जा चाहिए। बैंक कहता है अपना गारंटर लेके आओ जो मुझे इस चीज़ की गारंटी दे, अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो वो पेमेंट करेगा। या पहले गारंटी का भी एक चैप्टर होता था बिजनेस लॉ, इंडेमनिफिकेशन एंड गारंटी पूरा चैप्टर होता था, वो निकाल दिया गया। वो आप जॉब लेने जाते हैं तो आपके करैक्टर की गारंटी मांगी जाती है किसी से, ठीक है? 20 की गारंटी दे देता है। अगर ए अब डिफॉल्ट करेगा तो बैंक डायरेक्टली ए के खिलाफ केस किए बगैर इसके खिलाफ केस कर सकता है, गारंटर के खिलाफ। और गारंटर ये नहीं कह सकता कि भाई पहले तो अपने डेटर के खिलाफ केस करो, उससे पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरे पास आना। जब आप गारंटर बन गए हैं तो भाई आपको ये नतायज भुगतने पड़ेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को इधर अप्लाई कर लें, इस पे। बैंक कहता है कि भाई तुम कर्जा लेने आए हो, सेपरेट पर्सन डायरेक्टर्स, लोन इसने लेना है लेकिन तुम भाई इसके गारंटर बन जाओ। अगर इसने कल को पैसे अदा ना किए तो हमने तुमसे पूछना है, ऑल्दो तुम और कंपनी सेपरेट पर्सन। तो फिर अगर लॉ का गलत इस्तेमाल हो सकता है तो फिर दूसरे तरीके से पकड़ा भी जा सकता है। इसमें तो कोई लीगली गलत बात नहीं ना की गई कि बैंक जो है वो, ये तो फेस ही बन गया था। बैंक जो है वो कह सकता है कि भाई कंपनी के बिहाफ पे कर्जा लेने आ रहे हो, लीगली तो कल को हम तुम्हारे खिलाफ केस नहीं कर सकते अगर डिफॉल्ट हुआ, तो कर्जा चाहिए और इंटेंशंस ठीक हैं तो गारंटर बन जाओ कंपनी के। बात समझ में आती है? तो जब बैंक्स कर्जे देते हैं ना तो वो इस तरह करते हैं कि डायरेक्टर्स की गारंटीज लेते हैं, और डायरेक्टर्स अगर नहीं पे करते तो उनके खिलाफ भी केस होता है।
अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, नेक्स्ट पेज पे। Separate legal personality of the companies has several consequences. Limited liability of the owners of the business. पढ़ रहे हैं ये, हम बार बार यही पढ़ रहे हैं। Separation of ownership from control. Partially true, partially untrue. Ownership, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। अगर हम ही शेयर होल्डर हैं और हम ही डायरेक्टर हैं तो सेपरेशन है ओनरशिप की और कंट्रोल की? नहीं। और अगर हम सिर्फ शेयर होल्डर्स हैं और डायरेक्टर्स कोई और हैं तो फिर सेपरेशन है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है शेयर्स की। मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, मैं कंपनी से पूछे बगैर आप लोगों को शेयर्स ट्रांसफर कर सकता हूं किसी और को। परपेचुअल सक्सेशन, एक के बाद दूसरा शेयर होल्डर आ रहा है और कंपनी अपनी जगह पे खड़ी हुई। इसको कंपेयर कर लें अपने पार्टनरशिप वाले कॉन्सेप्ट से, जिसमें एक पार्टनरशिप एट विल थी, जिसमें एक पर्सन नोटिस दे के पार्टनरशिप को सिरे से खत्म कर सकता है। एक तो दूसरी थी ना स्पेसिफिक पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो खास ड्यूरेशन के लिए या खास पर्पस के लिए बनती है। पार्टनरशिप एट विल का मेन मकसद ही ये है कि एक पार्टनर के कहने पे पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। क्या पार्टनरशिप में कोई और पार्टनर तमाम के कंसेंट के, मैं आप लोगों का पार्टनर, हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, मैं अपना हिस्सा आप लोगों के कंसेंट के बगैर किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं। कंपनी में मैं कर सकता हूं, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो पढ़ेंगे आप जाके, लेकिन जनरली ये बात की जा रही है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये हो गया कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अभी, फॉर एग्जांपल ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, एक सिल्क बैंक था जिसको यूबीएल ने खरीद लिया। आम कंपनीज के ऊपर लॉ अप्लाई होता है, कंपनीज एक्ट 2017। बैंकिंग कंपनीज पे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है, वो उस लॉ के मुताबिक चलती है। तो ओनरशिप चेंज होगी, वो चीज, वो मेंबर्स, उसके शेयर्स, उसके एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। या फर्ज करें वो तो मर्जर हुआ है, यूबीएल ने सिल्क बैंक को अपने में मर्ज कर लिया है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपनी एज इट इज एग्जिस्ट करती रहती है, मालिकान चेंज हो जाते हैं और उसका नाम भी चेंज नहीं होता। पीआईए को बेचने की बात हो रही है, इस वक्त ओनर उसका कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। कल को कोई प्राइवेट पार्टी खरीद लेती है, लेकिन वो पीआईए ही उसका नाम रहता है। किसी को पता चलेगा कि इसके ओनर चेंज हो गए हैं? आप एमसीबी के शेयर्स खरीद लें जाके, आप यूफोन के शेयर्स खरीद लें जाके, आज मैं खरीदता हूं, कल मैं बेच देता हूं, कहीं चेंज होते रहते हैं ओनरशिप के। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं। वन 1.4 जरा देखें, 1.3 अभी नहीं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा।
1.4 में जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी लिखा हुआ हेडिंग मिली है, लाइबिलिटी ऑफ कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, इट डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी इटसेल्फ। यही बात कर रहा हूं कल से। लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी है? शेयर होल्डर्स की, कंपनी की नहीं है। A company is fully liable for all the debts and other liabilities। भाई कंपनी के तो तमाम एसेट्स बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, जितने भी अवेलेबल है। बेशक कर्जे पूरे नहीं होते, उसके तो तमाम एसेट्स निकल जाएंगे ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज ऑन द शेयर होल्डर्स, नॉट ऑन कंपनी इटसेल्फ। Just as any other person is fully liable for the debts that he or she incurs। अब आ जाइए 1.3 पे, शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स। The capital of company is represented by shares and the shareholders are its owners। अच्छा, याद रखें कि मेंबर्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स भी शामिल हैं। बाज़ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके शेयर कैपिटल नहीं होता। अभी आप जाके टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे ना, बाज़ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका शेयर कैपिटल नहीं होता, जो सोशल वर्क के लिए काम करती हैं उसमें शेयर कैपिटल नहीं होता, तो उसके सिर्फ मेंबर्स होते हैं। गारंटी लिमिटेड कंपनीज, चनाब क्लब गारंटी लिमिटेड, चनाब क्लब में अंदर देखें तो बड़ा सा जी लिखा हुआ है, उसके एंट्रेंस पे देखें। ये याद रखें कि कंपनी को जानने का तरीका कि ये कंपनी है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक है, उसके नाम के साथ स्पेसिफिक वर्डिंग है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। मैं अगर एक अपने बिजनेस का नाम रख लेता हूं बशीर एंड कंपनी, तो मैं कंपनी नहीं बन गया। हो सकता है मैं पार्टनरशिप हूं, कंपनी नाम वर्ड यूज कर लेने से मैं कंपनी नहीं बन गया। लॉ ने स्पेसिफिकली बताया है कि जो प्राइवेट लिमिटेड है वो विद इन ब्रैकेट्स पीवीटी लिख के आगे लिमिटेड लिखेगी, सिंगल मेंबर कंपनी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी, और पब्लिक कंपनी जो है वो सिर्फ लिमिटेड का वर्ड लिखेगी। उसी से क्रेडिटर्स को भी पता चल जाएगा कि इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की। और गारंटी लिमिटेड क्या करेगी? विद इन ब्रैकेट्स गारंटी लिमिटेड लिखेगी। उसके अलावा आप अपने नाम के साथ कंपनी लगा दें, आप कंपनी नहीं है। The term member and shareholders are used interchangeably, however there are few differences that have been discussed later in chapter। मैंने आपको कहा है कि मेंबर की टर्मिनोलॉजी वाइडर है एज कंपेयर टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को हम मेंबर भी कहते हैं, लेकिन मेंबर शेयर होल्डर भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है। क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं होता। क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है? इस तरह समझ लें इसको। Who can own shares? Any legal person can own shares in a company, which means any legal person। हम तो शेयर्स खरीद ही सकते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी में भी शेयर्स खरीद सकती है। कंपनी लीगल पर्सन नहीं है,
है ना? तो कंपनी ए कंपनी बी के शेयर्स खरीद सकती है। This include other companies. It is very common in practice for some companies to own some or all of the shares of the other companies. कंपनी ए ने कंपनी बी के तमाम 100% शेयर्स खरीद लिए। 100% शेयर्स खरीद लिए। आगे आप जाके डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये होल्डिंग कंपनी बन गई है, ये इसकी सब्सिडरी बन गई। लॉ की नज़र में कंपनी ए और कंपनी बी क्या सेपरेट लीगल पर्सनालिटीज हैं कि नहीं है? Shares can be transferred easily by sale, gift or inheritance without seeking any approval from other owners as opposed to partnership. ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकती है? शेयर्स को सेल कर दो, गिफ्ट कर दो। गिफ्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मुताबिक कि नहीं हो सकता? गिफ्ट में कंसिडरेशन की कोई जरूरत है नहीं, एक्सेप्शंस में है ना वो बात। यहाँ इनहेरिटेंस के थ्रू मिल सकते हैं। लॉ की नज़र में शेयर एक प्रॉपर्टी है। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो शेयर्स कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मूवेबल। Share transfer: when shares are transferred, the rights associated with the shares, such as right to receive a portion of any dividend paid by the company or right to attend vote at general meeting of the company, are transferred to the new owner. हर शेयर के साथ राइट्स अटैच्ड है। मीटिंग अटेंड करनी है कंपनी की, वोटिंग करनी है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है साल के बाद, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिविडेंड। अगर मैंने किसी से शेयर्स खरीद लिए हैं तो सारे के सारे राइट्स भी तो मुझे ही ट्रांसफर हुए हैं ना। ये प्रॉपर्टी में आप लोग बैठे हुए हैं, ये बंदा इस प्रॉपर्टी को रेंट पे चला बनाए, इसके ऊपर जनाब कंस्ट्रक्शन करे, इसके ऊपर खेती बाड़ी करे, ये उसके राइट्स हैं कि नहीं हैं? अगर ये वो प्रॉपर्टी बेच देता है तो ये सारे राइट्स दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाएंगे। राइट्स एंड लाइबिलिटीज प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड होते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी पे टैक्स पे नहीं किया गया, बिल्स पे नहीं किए गए, वो इस प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड रहेंगे। ओनर्स जितने मर्जी बदलते जाए, वो पे करने ही करने। वो ओनर्स आपस में डिसाइड करने किसने पे करने हैं, लॉ ने नहीं उनकी जान छोड़नी। Perpetual succession: the change in ownership or even the death or bankruptcy of owners does not affect the existence of the company. मेंबर की डेथ हो जाती है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, या ओनरशिप चेंज हो जाती है, कंपनी अपनी जगह पे खड़ी रहती है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इसलिए इसको परपेचुअल सक्सेशन है। काफी आज के लिए कर देते हैं। शेयर ट्रांसफर से क्या पूछना चाह रही हैं? कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली विदाउट सीकिंग एन अप्रूवल फ्रॉम अदर ओनर्स। मैंने अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, मुझे आपके अप्रूवल की जरूरत है? आप भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में? नहीं है जरूरत। और आप क्या पूछना चाह रही हैं कि शेयर्स ट्रांसफर कैसे करने हैं? अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट होगा मेरे पास, ठीक है। उस शेयर सर्टिफिकेट पे ये लिखा होगा कि शेयर्स मेरे पास
फ़लाँ कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, फ़लाँ नंबर से लेके फ़लाँ नंबर तक। जिस तरह नोट का नंबर नहीं होता, इसी तरह शेयर का भी नंबर होता है। फ़लाँ नंबर से लेके फ़लाँ नंबर तक के 1000 शेयर्स मेरे पास, मैंने आपको ट्रांसफ़र करने हैं। मैं जिस तरह एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट होता है, क्या हर एग्रीमेंट रिटन होता है? नहीं। जहां पे रिटन एग्रीमेंट की जरूरत है, लॉ वहां पे स्पेसिफिकली बता देता है। तो शेयर ट्रांसफर, गाड़ी की ट्रांसफर, जमीन की ट्रांसफर जुबानी नहीं हो सकती, इन राइटिंग होगी। मैंने शेयर सर्टिफिकेट आपके हवाले किया, उसके पैसे ले लिए, साथ आपके साथ एक रिटन एग्रीमेंट किया कि ये मैं अपने सारे शेयर्स आपको बेच रहा। अब ये शेयर सर्टिफिकेट और वो जो एग्रीमेंट है आप लेके कंपनी में जाएंगी और कहेंगी कि वो जो शेयर्स हैं अभी उनके रिकॉर्ड में मैं ओनर हूं, कि अब मैं इसकी मालिक बन गई हूं, वो शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर किए जाए। ये प्रोसेस अडॉप्ट होगा। गाड़ी भी इसी तरह होती है ना, गाड़ी के कागजात होते हैं, मोटर बाइक के कागजात होते हैं, उसके साथ आप ट्रांसफर लेटर जिसको कहा जाता है, बेसिकली वो एग्रीमेंट ही होता है। आप उसके कागजात उसके हवाले कर देते हैं। गाड़ियों का, मोटर बाइक्स का रिकॉर्ड किस महकमे में पड़ा होगा? एक्साइज ऑफिस में पड़ा होगा, जहां पे आपको नंबर प्लेट्स मिलती है, वहां पे ओनर्स के नाम लिखे हुए, वो कागजात वहां पे सबमिट करवा के अपने नाम पे ट्रांसफर करवाता है गाड़ी या मोटर बाइक। जमीन के कागजात कहाँ पे पड़े होते हैं? या हाउसिंग सोसाइटी में पड़े होते हैं, या पटवारी के या तहसीलदार के रिकॉर्ड में पड़े होते हैं। मैंने अपनी जमीन किसी को बेच दी है, वो अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाता, तो हाउसिंग सोसाइटी या पटवारी के रिकॉर्ड में तो मैं मालिक नजर आ रहा हूँ, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंतकाल। इंतकाल करवाया है, अपने नाम पे ट्रांसफर करवाया है कि नहीं करवाया। तो कोई पर्सन अगर आपको ये कहे कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो टेक्निकली उसके कहने पे कोई यकीन नहीं करता। रिकॉर्ड चेक करके देखा जाता है कि भाई ये जो बेच रहा है यही ओनर है इसका कि नहीं है। और जी कोई क्वेश्चन?